प्यारे बच्चों, इसके पहले के अंक में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार होती हैं और कैसे उनका परिभाषा होता है। और ऊर्जा संरक्षण के नियम को हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। आज हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैसे संरक्षित होती है इसके विषय में हम एक प्रमाण और पुष्टि के द्वारा सिद्ध करेंगे कि कैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संरक्षण नियम के अंतर्गत आती है। तो ऊर्जा के संरक्षण नियम की पुष्टि अब इसका हम एक उदाहरण लेंगे कि कैसे, और देखेंगे कि कैसे पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है। तो इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है स्वतंत्रता पूर्वक किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गिरना, यानी मुक्त पतन। जो हम लोगों ने इसके पहले के टॉपिक में पढ़ा था, मुक्त पतन, कि किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरा दिया जाए तो उसका ऊर्जा कैसे संरक्षित रहती है, ये बात ध्यान देने की। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु ये है जो पृथ्वी से, ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल, और ये h मीटर की ऊंचाई पर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m, ऊंचाई बराबर h मीटर तथा वस्तु का द्रव्यमान ये बराबर है m किलोग्राम की वस्तु। तो अब ये यहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दी जाती है, वस्तु नीचे को गिरती है। तो जब वस्तु नीचे को गिरती है तो इस पूरे पथ के दौरान, यानी ये मान लीजिए कि बिंदु A है पृथ्वी तल और उच्चतम बिंदु B है, और ये कहीं कोई बिंदु C है यात्रा के दौरान। तो हम इन तीन बिंदुओं पर उस वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा का योग निकालेंगे, देखेंगे कि उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो माना वस्तु बिंदु B से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे बिंदु B पर इसकी दोनों गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग निकालेंगे, यानी वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा, अब यहाँ पे प्रारंभिक वेग जो है वो 0 है। किस बिंदु पर? बिंदु B पर। तो बिंदु B पर प्रारंभिक वेग, यहाँ पे प्रारंभिक वेग u बराबर 0, प्रारंभिक वेग u बराबर 0। इस बिंदु पर वस्तु का वेग, बिंदु C पर वेग बराबर v, मान लेते हैं कि v वेग है।
बिंदु सी पर। तो अब देखें बिंदु बी पर, बिंदु बी पर वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा कैपिटल U बराबर PE, मतलब स्थितिज ऊर्जा, प्लस KE यानी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, KE मतलब काइनेटिक एनर्जी, PE मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बराबर हो जाएगी, U बराबर हो गई mgh। mgh मतलब पृथ्वी तल से वस्तु की ऊंचाई और इसका द्रव्यमान m और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण g। तो ये mgh हो गया, और प्लस गतिज ऊर्जा हाफ m गुणा वेग का स्क्वायर यानी गुणा 0 का स्क्वायर, क्योंकि इस बिंदु पर वस्तु का वेग 0 है। तो इस प्रकार कुल ऊर्जा मिल गई हमें mgh। ठीक, ये हो गया पूरा। गतिज ऊर्जा 0 है क्योंकि जब वेग 0 है तो बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा 0 होगी। अब आते हैं बिंदु सी पर। अब बिंदु सी पर माना कि ये वस्तु जो है x मीटर नीचे आ गई, बी से लेकर के सी तक। बिंदु सी पर माना वस्तु x मीटर यानी ये इतनी दूरी x है, x मीटर ये नीचे आ गई। नीचे आ गई। अब देखिए इस x मीटर तक इसका जाने में वेग कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम वेग का फार्मूला लगाएंगे। गति का जो तृतीय समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gx, ये दूरी तय की गई। तो u बराबर तो 0 है, तो v स्क्वायर का मान हो जाएगा 2gx। ये v स्क्वायर हो गया 2gx। और यहाँ पर अब जो इसकी पृथ्वी तल से अब ऊंचाई जो बची वो बची h माइनस एक्स, क्योंकि पूरी ऊंचाई जो है वो h है। अब उसमें से इतनी दूरी ये चल चुकी, इसलिए संपूर्ण ऊंचाई जो हो गई वो पृथ्वी तल से x माइनस एच मीटर। अब बिंदु सी पर जब हम वस्तु का निकालेंगे, वस्तु का संपूर्ण ऊर्जा, तो वही निकालेंगे। तो वस्तु की कुल ऊर्जा U बराबर फिर वही लगाएंगे PE प्लस KE, यानी ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए mgh, तो h की जगह पे h माइनस एक्स रखेंगे, mgh माइनस एक्स प्लस KE का मतलब 1/2 m v स्क्वायर। अब गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gx रखेंगे, क्योंकि x दूरी ये नीचे चल चुकी है, तो उसकी जगह पे रखेंगे। और u का मान 0 है, तो ये कुल ऊर्जा u बराबर हो जाएगी mgh माइनस एक्स प्लस 1/2 m। अब v स्क्वायर का मान रखेंगे 2gx इंटू 2gx, इस 2 से 1 2 कट जाएगा, तो u बराबर हो गया
mgh माइनस इस mg का x में गुणा होगा mgx और प्लस ये mgx। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये mgx और ये mgx कट गया और ये हो गया u बराबर mgh। ये हो गई बिंदु C पर कुल ऊर्जा। अब यहाँ पे बिंदु B पर कुल ऊर्जा U बराबर mgh, बिंदु C पर भी कुल ऊर्जा mgh। तो अब बिंदु A पर देखते हैं। तो बिंदु A पर पूरी दूरी वस्तु कितनी चल चुकी है h मीटर। तो यहाँ पर हम जब इसका वेग निकालेंगे पृथ्वी पर टकराते समय, वेग जो होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ u स्क्वायर प्रारंभिक वेग 0 होगा, उसकी वैल्यू हम रखेंगे और गतिज स्थितिज ऊर्जा जब निकालेंगे तो mgh करेंगे, परंतु यहाँ h जो है 0 है क्योंकि वस्तु जो है h पृथ्वी से एकदम h ऊंचाई पर न रह करके 0 ऊंचाई पर आ गई है। तो बिंदु A पर वस्तु की कुल ऊर्जा U बराबर PE प्लस KE और ये हो जाएगा mg गुणा 0 का मतलब वस्तु पृथ्वी तल पे पहुंच चुकी है यानी बिंदु A पर, तो प्लस 1/2 m v स्क्वायर। अब v स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो 2gh, क्योंकि अब प्रारंभिक वेग u तो 0 ही है, तो 2gh v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो 2gh जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2 m इंटू 2gh। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इस प्रकार कुल ऊर्जा मिल गई हमें U बराबर mgh, यही mgh बचा। तो हम देखते हैं कि वस्तु यात्रा के दौरान कहीं पर भी हो, चाहे बिंदु A पर, चाहे ये बिंदु C पर और चाहे बिंदु B पर, प्रत्येक स्थिति में वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का केवल रूप बदलता जाता है। यहाँ पे ऊर्जा गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा तक होते हुए लास्ट में आकर के ये जो है पूरा स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है, गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। और यहाँ पर देखते हैं कि कुछ भाग गतिज ऊर्जा का है, कुछ भाग स्थितिज ऊर्जा का है, और यहाँ पे गतिज ऊर्जा 0 है और स्थितिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम है। तो इस प्रकार ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता रहता है और हम जानते हैं कि वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा किसी भी प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से संरक्षित रहती है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है। तो इस प्रकार हम लोग अब इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि वस्तु की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा किसी भी प्रक्रम के दौरान पूरी तरह से संरक्षित रहती है। तो इसके आगे हम लोग डिटेल में कल पढ़ेंगे।